औरतों के ब्रेन्स आदमियों के ब्रेन से ऑन एवरेज 10% छोटे होते हैं। इस 10% डिफरेंस का मतलब होता है 4 बिलियन कम न्यूरॉन्स। और मॉडर्न साइंस ने भी ये दिखाया है कि ब्रेन साइज और आईक्यू कोरिलेटेड है। तो क्या हमें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि आदमी औरतों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? और क्या ये जेंडर इक्वालिटी की बातें बस एक छलावा है जिसे साइंस ने पूरी तरह डिबंक कर दिया है? ये समझने के लिए ज़रा इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, इस क्लेम की हिस्ट्री से शुरुआत करके। बात है 1850s की। यूरोप और अमेरिका भरे पड़े थे ऐसे आदमियों से जो गोरों की सुपीरियरिटी साबित करने में तुले हुए थे। चार्ल्स डार्विन ने हाल ही में अपनी थियोरी ऑफ एवोल्यूशन से साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और ये सारे रेस साइंटिस्ट लग गए इस नई फ्रेमवर्क को यूज करके यूरोपियन पॉपुलेशन को ज्यादा इवॉल्व प्रूव करने में। फॉर एग्जाम्पल, उस समय के कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते थे कि लीस्ट इवॉल्व एनिमल्स के फेसेस फुल्ली हॉरिजॉन्टल होते हैं, और जैसे हम ज्यादा इवॉल्व एनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं ये एंगल वर्टिकल होने लगता है। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूरोपियंस के फेसेस अफ्रीकन्स, इंडियंस वगैरह से ज़्यादा वर्टिकल हैं। और ऑफ कोर्स ये उनके लिए सबूत था कि ह्यूमन रेसेस में यूरोपियन सबसे ज़्यादा इवॉल्व है। अब क्या ही बोलूँ ऐसे लॉजिक के बारे में, बट अगर आपको कॉलोनियलिज्म और स्लेवरी जैसे इनह्यूमन प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करना है तो शायद वहाँ पे क्लियर और ऑनेस्ट थिंकिंग के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ऐसे ही उनके हर स्टडी में ह्यूमंस की हायरार्की के शिखर पर हमेशा यूरोपियंस ही दिखते थे, क्योंकि जिन मेजर्स पर यूरोपियंस टॉप पर नहीं आते थे उनको कभी पब्लिश ही नहीं किया जाता था। और ऑफ कोर्स इस खेल में कोई उस ऑर्गन को कैसे भूल सकता है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमारे सबसे बड़े एवोल्यूशनरी एडवांटेज को एनेबल करता है, हमारा ब्रेन। और कन्वीनियंटली उन्हें दिखा कि अफ्रीकन लोगों के दिमाग वाइट लोगों से ऑन एवरेज थोड़े छोटे होते हैं। ये बात उनके वाइट सुपीरियरिटी के वर्ल्ड व्यू के साथ काफ़ी नीटली बैठ रहे थे। तो बस उनके मुताबिक पाथवे क्लियर था, हायर इंटेलिजेंस मतलब बड़ा ब्रेन, और जिन ग्रुप्स के ब्रेन ज़्यादा बड़े होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। उन्होंने ये लॉजिक सिर्फ रेसिस पर ही नहीं बट सेक्सेस पर भी लगाया। हर एथनिसिटी की औरतों के ब्रेन्स उनके मेल काउंटरपार्ट से ऑन एवरेज 10% छोटे होते हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि ये साइंटिस्ट ऑलरेडी ऐसे कल्चर से आते थे जो औरतों को इन्फीरियर मानते हैं। उन्होंने बड़ी आसानी से मान लिया कि ये एक हार्ड साइंटिफिक प्रूफ है आदमियों की इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी का। बट हर किसी को ये बात इतनी आसानी से हजम नहीं, स्पेशली उस समय की फीमेल इंटेलेक्चुअल्स को। और उन कुछ औरतों में थी एलिस ली, लंदन यूनिवर्सिटी की पहली फीमेल ग्रेजुएट। ब्रेन साइज और इंटेलिजेंस की आर्ग्यूमेंट में काफ़ी मेजर फ्लॉज थे। उनमें सबसे बड़ा इशू ये था कि उन्होंने कभी इंटेलिजेंस को डायरेक्टली ठीक से मेजर किया ही नहीं। ज़्यादातर स्टडीज़ ऐसे लोगों के स्किल्स पर की गई जिनके बारे में रिसर्चर्स को कुछ आइडिया नहीं था। क्या वो स्मार्ट थे, क्या वो माल नरिश थे, उनकी पर्सनैलिटी क्या थी। यू सी, आज हमें पता है कि ब्रेन साइज पर न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट के काफ़ी मेजर इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बट उस समय उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इंस्टेड जेंडर और रेशियल स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर उन्होंने लोगों के स्कल्स को कम या ज़्यादा इंटेलिजेंट मान लिया। तो अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए एलिस ली ने लिविंग पर्सन्स के फोरहेड साइज से ब्रेन वॉल्यूम मेजर करने के ज़्यादा एक्यूरेट फॉर्मूलाज डेवलप किए जो आज भी यूज़ किए जाते हैं। और इन फॉर्मूलाज को डेमोन्स्ट्रेट करने वो पहुंच गई उस समय के टॉप एनाटॉमिस्ट के कॉन्फ्रेंस में। यहाँ एलिस ने अपने फॉर्मूलाज की मदद से प्रूव किया कि यहाँ के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट के ब्रेन सबसे बड़े है ही नहीं। इनफैक्ट वहाँ के सबसे अकम्प्लिश्ड एनाटॉमिस्ट का ब्रेन आधी से ज़्यादा औरतों से छोटा था। इसके अलावा एलिस ने अपनी रिसर्च से ये भी दिखाया कि आदमी और औरतों के स्कल साइज और ब्रेन साइजेस में मेजर ओवरलैप्स भी दिखते हैं। तो यहाँ हो गए थोड़े टेबल्स टर्न। अगर आदमी और औरतों के ब्रेन्स में मेजर ओवरलैप्स है तो क्या इसका मतलब है कि मेल फीमेल इंटेलिजेंस में ज़्यादा फर्क नहीं? ये बात विक्टोरियन एरा के लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुई। याद रखिए कि उस समय के लोग मानते थे कि मेल और फीमेल इंटेलिजेंस में मेजर डिफरेंसेस हैं और कुछ एक्सेप्शनल औरतें ही हैं जो मेल्स की बराबरी कर सकती हैं। इसकी वजह से एलिस और उनके मेंटर कार्ल पियर्सन को काफ़ी मेजर बैकलैश और रेजिस्टेंस झेलना पड़ा। बट यहाँ से शुरुआत हुई इंटेलिजेंस और ब्रेन साइज के मिथ बस्टिंग की। उस ईरा में इंटेलिजेंस को मेजर करने के मेथड्स काफ़ी पुअर थे। 20th सेंचुरी में आईक्यू और जी फैक्टर जैसे आइडियाज़ बेटर डेवलप हुए। ऑफकोर्स आईक्यू के काफ़ी वैलिड क्रिटिसिजम्स है, बट हमारे इंडस्ट्रियल और टेक्निकल सोसाइटी में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बट इम्परफेक्ट प्रेडिक्टर है लाइफ आउटकम्स का। इन आईक्यू टेस्ट ने ये क्लियरली बताया कि इवन दो मेल और फीमेल ब्रेन साइजेस में ऑन एवरेज 10% का डिफरेंस है, आईक्यू में कोई मेजर प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिखता। आप खुद ही सुन लीजिए मशहूर इंटेलिजेंस रिसर्चर डॉक्टर जेम्स फ्लिन के शब्द। Well, 50 years ago, on Raven's progressive matrices, which is an ideal test to compare the genders because it's nonverbal, and women have a slight verbal advantage, perhaps. But on that test, I found excellent samples, standardization samples for 5 countries.
And modern women in every one of those countries either equaled or slightly exceeded males. They were Australia, New Zealand, Estonia, Argentina, and white South Africa. Australia, setting men at 100, women were perhaps at 99.5, but in the others they all ranged from 100.5 to 101.5. Now, the interesting thing is the sixth country. I had military data for Israel, and Israel showed women behind men, and it was entirely because 20% of Israeli women are highly orthodox and are kept from interfacing with the modern world. They're not even allowed to read the Torah. And they pulled the Israeli female average down 2 points. So they're the exception that proves the rule. Where women have modern education and a range of cognitively demanding professions open to them, today they're matching men. और हाँ, मॉडर्न साइंस ने ज़रूर दिखाया है कि ब्रेन साइज और आईक्यू में कोरिलेशन है, बट ऑलवेज रिमेंबर कोरिलेशन डज नॉट इक्वल कॉजेशन। ब्रेन साइज एक काफ़ी क्रूड मेजर है इंटेलिजेंस को परखने का। इंसानों से काफ़ी बड़े होते हैं डॉल्फिन्स, एलिफेंट्स और कई वेल्स के दिमाग, बट कोई उन्हें हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं बताएगा। तो सिर्फ ब्रेन साइज ही नहीं, बट ब्रेन रीजन्स के बीच की कनेक्टिविटी भी मैटर करती है इंटेलिजेंस डिटरमिन करने में, जिसे एक ग्लांस पर परखना नामुमकिन है। और हज़ारों लोगों पर ब्रेन स्कैन्स हुए हैं, बट हमारे पास कोई अच्छे रीज़न नहीं है ये मानने के लिए कि आदमियों के ब्रेन्स मोर कॉम्प्लेक्स या किसी बेटर फॉर्म में कनेक्टेड है। हमारे पास इतना साइंटिफिक डेटा है, बट आज भी ये आइडियाज़ प्रिवेलेंट है। डोंट बिलीव मी, लिसन टू व्हाट इंडियाज़ फेवरेट मिस्टर एल्विश यादव हैज़ टू से अबाउट वुमेन्स इंटेलिजेंस। बहुत मेन क्वेश्चन है लड़कियों से। देखो, मैंने जहां तक देखा है, गर्ल्स देखो उसमें लड़कों से तो कम दिमाग होता है गर्ल्स में। देखो, नो प्रॉब्लम, ये तो फैक्ट कह दिया आपने, फैक्ट है ना भाई। लड़कियों में देखो थोड़ा सा कम दिमाग होता है, मतलब आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है, और कुछ लड़कियां होती है जिन्होंने और नीचे होती हैं वो तो। टू बी ऑनेस्ट, ये आइडिया कि हमारी स्पीशीज़ जिसका एवोल्यूशनरी एडवांटेज ही इंटेलिजेंस था, उसमें 50% पॉपुलेशन समाउ सिस्टमैटिकली कम इंटेलिजेंट है, ये आइडिया थोड़ी ऑड नहीं लगती? प्री हिस्टोरिक टाइम में जब होमोसेपियंस इवॉल्व हो रहे थे, हमारे एंसेस्टर्स हंटर गैदरर सोसाइटीज़ में रहते थे। 20th सेंचुरी में कई साइंटिस्ट का ये मानना था कि उस समय आदमी हंट करते और औरतें चाइल्ड रेयरिंग और गैदरिंग का काम करते। और काफ़ी एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट का ये मानना था कि आदमियों को बिग गेम हंटिंग में प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए एवोल्यूशन ने उनको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया। बट 21st सेंचुरी में ये क्लेम भी क्वेश्चन हुआ है। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक एंशिएंट सोसाइटीज़ में जेंडर्ड रूल ज़रूर थे, बट इतना क्लियर डिमार्केशन नहीं। मेल फीमेल्स दोनों ही हंटिंग और गैदरिंग में पार्टिसिपेट किया करते थे। और अगर हम फॉर अ मोमेंट ये अज्यूम भी कर ले कि औरतें उस समय बस गैदरिंग और चाइल्ड रेयरिंग का काम करती थीं, तो क्या उस सब में इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं? क्या उन्हें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं थी कि मशरूम्स या बेरीज कहाँ छुपी हैं, या फिर कौन से पैटर्न के फूड हमारे लिए पॉइजनस या मेडिसिनल हो सकते हैं? इन सब चीज़ों में हमें स्पेशल रीजनिंग, पैटर्न रिकग्निशन, मेमोरी, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, उस हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी जिसे आज हम हायर ऑर्डर थिंकिंग के नाम से जानते हैं। तो ये मानना कि एवोल्यूशन ने आदमी को ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया है, ये भी आज की साइंटिफिक एविडेंस के सामने होल्ड नहीं करता। बट फॉर सम वियर्ड रीज़न ये आइडियाज़ आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है। प्रोग्रेस ज़रूर दिखता है, बट अभी भी काम काफ़ी बाकी है। स्पेशली जब हम रिसर्च की ओर देखें, ये क्लियरली समझता है कि पेरेंट्स और सोसाइटी के एटीट्यूड्स का बच्चों के आईक्यू पर काफ़ी भारी असर पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक जिन इंडियन मदर्स का मेल चाइल्ड की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, उतना ही उनकी बेटियों के इंटेलिजेंस पर नेगेटिव असर पड़ता है। सरप्राइजिंगली आज भी टीनेजर्स मानते हैं कि ब्रिलियंस समहाउ एक मेल ट्रेट है, या फिर लड़के अपने इंटेलिजेंस इंप्रूव कर सकते हैं बट लड़कियां नहीं। ये सारे छोटे मोटे हार्मलेस लगने वाले बिलीव्स अक्यूमुलेट होकर मेजर डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, और अल्टीमेटली इसका नुकसान ह्यूमन स्पीशीज़ को ही होने वाला है, क्योंकि हमें जेन्युइनली ये पता नहीं कि हमारे बेस्ट लीडर्स, साइंटिस्ट या डॉक्टर्स कौन से जेंडर से आएंगे।